हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम भौगोलिक क्षेत्र जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत हम पहले वन पढ़े, उसके बाद नदियाँ, फिर हमने देखा पर्वत के बारे में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। इस भौगोलिक संरचना के अंतर्गत आएंगे आपके पठारी क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश में पठारी क्षेत्र क्या है, इनका पूर्व में इतिहास क्या रहा है, वर्तमान में स्थिति क्या है, कौन से पठारी क्षेत्र मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ को आपने दिए हैं, और कौन कौन से ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जो मध्य प्रदेश में अपनी भौगोलिक सीमा को बनाते हुए एक विशिष्ट योगदान देते हैं किसी क्षेत्र विशेष को। तो शुरू करते हैं। हमारा हेडिंग आपके सामने लिखी हुई है, यहाँ पर क्या है, ये रहेगा कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना या भौतिक स्थिति, या फिर आप इसको सीधा सा इस प्रकार से बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पठार। ठीक है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति या फिर मध्य प्रदेश का पठार के नाम के रूप में भी उसको जान सकते हैं। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध या लैंडलॉक्ड राज्य है। इसकी सीमा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करती है। मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश इसलिए रखा गया है क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल क्या है, मध्य में है, और मध्य में स्थित होने के कारण ही क्या है, ये आसपास पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। अब पड़ोसी राज्यों की जो सीमा है वो भले आपकी विदेशी सीमा से मिलती हो या फिर आपके समुद्र तटीय क्षेत्रों से मिलती हो, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा किसी भी समुद्र खाड़ी या फिर विदेशी राज्य से मिलती नहीं है। विदेशी राज्य मतलब विदेश से नहीं मिलती या फिर अन्य देश से नहीं मिलती। तो आ रहा समझ में कि भैया मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध या लैंडलॉक्ड राज्य है जिसकी सीमा किसी भी समुद्र तट को स्पर्श नहीं करती है। यह हुआ लैंडलॉक्ड का मतलब। निकटतम समुद्र की अगर मैं बात करता हूं तो निकटतम समुद्र तट से मध्य प्रदेश की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है, और ये जो सागर पड़ेगा आपका 200 किलोमीटर की दूरी पर, वो कौन सा पड़ेगा, अरब सागर, या फिर आप उसे बोल सकते हैं खंबात की खाड़ी। प्रश्न डायरेक्ट पूछ ले कि बताइए मध्य प्रदेश से बिल्कुल पास में कौन सा, क्या मध्य प्रदेश के बिल्कुल पास में कौन सा समुद्र तट लगता है। तो मध्य प्रदेश की सीमा से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो पश्चिम में एक सागर है जिसका नाम है अरब सागर, और उस अरब सागर का ही भाग कौन है, खंबात की खाड़ी। और हमने पढ़ा है कि नर्मदा, ताप्ती और माही ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए कहां पर गिरती है, अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो उन्हीं प्रश्न के अनुरूप हम क्या कर सकते हैं, इसका उत्तर दे सकते हैं कि भैया हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य है वो आपका लैंडलॉक्ड तो है, लेकिन अब मेन बात यहाँ पर ये आ जाती है कि ये स्थलबद्ध राज्य है तो इसकी सीमा भले समुद्र से स्पर्श नहीं करती है, लेकिन समुद्र से बिल्कुल क्या है, पास है। और समुद्र से अगर पास की बात करता हूं तो 200 किलोमीटर की दूरी पर, मध्य प्रदेश की सीमा से 200 किलोमीटर की दूरी पर। अब 200 किलोमीटर की दूरी किस प्रकार से निकाली, ये आपका जो पश्चिम वाले जिले हैं आपके, जैसे मध्य प्रदेश के पश्चिम का जिला कौन सा है, अलीराजपुर जिला है, तो अलीराजपुर जिले के बिल्कुल पास में ही आप जाएंगे, उधर गुजरात लग जाएगा, और गुजरात से ही क्या आपका खंबात की खाड़ी पास में पड़ेगी। तो मध्य प्रदेश से क्या 200 किलोमीटर की दूरी पर ही क्या मिलेगा आपको, खंबात की खाड़ी या अरब सागर। तो ये निकटवर्ती समुद्र है। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के उत्तर में क्या है, चंबल के बीहड़ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहां से। एक तो जिले से संबंधित प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के उत्तर का जिला कौन सा है, पूर्व का है, पश्चिम का, दक्षिण का। ये बहुत पढ़ लिया, ठीक है, याद भी होगा, लेकिन अब क्वेश्चन भौगोलिक सीमा के अनुरूप पढ़ना है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। और भौगोलिक सीमा की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के उत्तर वाला जो क्षेत्र है उस उत्तर में क्या पड़ते हैं आपके, चंबल के बीहड़। चंबल के बीहड़ इसलिए क्योंकि मृदा अपरदन करती है चंबल नदी, और अगर वो जिले की पूछता है तो कहां पर, मुरैना। ये वाली दिशा आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, कौन सी, ये उत्तर वाली दिशा है, तो ये मध्य प्रदेश का उत्तर वाला जो क्षेत्र है इसमें ही क्या मिलेगा आपको, चंबल नदी के जो द्वारा निर्मित बीहड़ मिलेंगे। तो ये हो गया आपका कौन सा, उत्तर सीमा की। मध्य प्रदेश की उत्तर सीमा में आपका सबसे उत्तर का जिला मुरैना है, और वहीं पे क्या है, चंबल के बीहड़ है। अब बात करते हैं उत्तर के बाद दक्षिण। दक्षिण की बात करता हूं तो सतपुड़ा श्रेणी, ताप्ती नदी, ये इसकी सीमा का निर्धारण करती है। प्रश्न बनेगा कि मध्य प्रदेश की दक्षिण भौगोलिक सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो मध्य प्रदेश के दक्षिण की भौगोलिक सीमा का निर्धारण एक पर्वत करता है जिसका नाम है सतपुड़ा, और उसी में ही अलग अलग श्रेणियां आपकी, मतलब वही श्रेणी के अंतर्गत बहुत सारे आपके भाग मिलेंगे आपको। इस श्रेणी में 3 भाग हमने पढ़े थे आपने जब पर्वत वगैरह पढ़े थे। तो ये आपका कौन सा है, सतपुड़ा, ये सतपुड़ा श्रेणी चल रही है आपका। तो ये जो दिशा है आपकी वो कौन सी है, दक्षिण, और दक्षिण की जो दिशा है वहीं पर सतपुड़ा श्रेणी के साथ में कौन सी नदी आपकी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल भी बताया था कि कहाँ से होती, कहाँ निकलती, कौन राज्यों में प्रवाहित होती, कहाँ इसका अवसान हो जाता है।
और अगर जिला पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण का जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में बिल्कुल आपको कौन सा जिला मिलेगा, बुरहानपुर। तो ये आपको बुरहानपुर जिला मिलेगा, कहां पर, मध्य प्रदेश के दक्षिण में। तो ये आ रहा समझ में कि मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा का या भौगोलिक सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी करती है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के साथ में ही कौन करेगा, आपकी ताप्ती नदी जो बुरहानपुर क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ेगी। पश्चिम में अगर बात करता हूं तो पश्चिम की सीमा का निर्धारण अरावली पर्वत श्रृंखला करती है। अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में विस्तार से मैंने पिछले वीडियो आपके बनाए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे वो उन्हें देखें, अच्छे से एक बार समझे, ताकि इसमें क्या होगा, आपको आसानी रहेगी। किसमें, ये अन्य जो हम लोग अब पठारी क्षेत्र पढ़ेंगे उसको समझने में। तो मध्य प्रदेश की पश्चिम सीमा की अगर बात करता हूं तो पश्चिम में ये आपका जो है ये पर्वत श्रृंखला मैंने लिखवाया था, आंशिक रूप से एक पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। उसका नाम क्या है, जो मध्य प्रदेश के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र ये पर्वत श्रृंखला यहाँ से निकली थी। आपका ये शिवपुरी में एक पॉइंट पढ़ाया था मैंने आपको, ग्वालियर में पढ़ाया था, उसके साथ में मुरैना का जो क्षेत्र पढ़ा था, ये हम किसने पढ़ रहे थे, वो इसी अरावली के अंतर्गत पढ़ा था। तो पश्चिम की जो सीमा है वो अरावली पर्वत श्रृंखला के द्वारा निर्मित की जाती है। और पश्चिम का अगर जिला पूछ लेता तो कौन सा आपका, अलीराजपुर। तो मध्य प्रदेश के बिल्कुल पश्चिम में कौन सा जिला है, अलीराजपुर। यहां तक हुआ। उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया, बचा कौन सा है, पूर्व। तो पूर्व में कौन सी नदी सीमा निर्धारण करती है, तो पूर्व में मध्य प्रदेश में सोन नदी सीमा निर्धारण करती है। और जिला पूछता है तो बता देना सिंगरौली। बताया था कि सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक अनूपपुर से, आगे की ओर प्रवाहित होते हुए आपका शहडोल क्षेत्र को पार करते हुए सीधे सिंगरौली के साथ में ही आपका उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के साथ में पटना बिहार में जाती है। और गंगा नदी में क्या होती है, मिल जाती है। उसके बारे में हमने देखा था पूरा डिटेल में। तो पूर्व में जो है आपकी मध्य प्रदेश की सीमा, ये पूर्व वाली दिशा है आपकी, तो पूर्व वाली दिशा का निर्धारण कर रही है आपकी सोन नदी। तो इस प्रकार से सोन नदी क्या करती है, इस पूर्व दिशा का निर्धारण करती है। एक और पॉइंट कभी पूछ ले कि भैया मध्य का बता दो कि मध्य में कौन सी सीमा निर्धारण करेगा, तो मध्य में आपका क्षेत्र आता है दक्षिण पूर्व। तो ये दक्षिण पूर्व वाला जो क्षेत्र है ना, ये आपका दक्षिण और ये आपका बीच में पूर्व। तो ये दक्षिण पूर्व वाला जो क्षेत्र है इसमें एक पठार है जिसका नाम क्या है, अमरकंटक का पठार। अमरकंटक का पठार पड़ा, उसके अंतर्गत हमने अमरकंटक की पहाड़ी पड़ी थी। उस अमरकंटक पहाड़ी से ही हमने क्या करा था, अलग अलग नदियों का उद्गम देखा था, जिसमें वेनगंगा थी, महानदी थी। अमरकंटक से आपकी कौन सी, नर्मदा, सोन और जोहिला, इनका उद्गम भी हमने देखा था। तो अब प्रश्न इस प्रकार से जैसे भी आया आप बता देना कि मध्य प्रदेश की जो उत्तर सीमा का जो निर्धारण करती है वो आपके चंबल की नदी या चंबल नदी करती है, जो बिहड़ के द्वारा मुरैना में अपनी सीमा बनाती है। और फिर क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण सीमा का निर्धारण बताइए, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और उसके साथ में ताप्ती नदी जो बुरहानपुर जिले के पास में आती है, तो बुरहानपुर दक्षिण सीमा का निर्धारण करेगा। अगर पश्चिम की पूछता है तो पश्चिम में आपका अरावली, कौन सा, अरावली पर्वत श्रेणी है। और अरावली पर्वत श्रेणी आपका अलीराजपुर जिले से क्षेत्र से आपकी सटी हुई है। पूर्व की अगर बात करते हैं तो पूर्व में सीमा का निर्धारण सोन नदी के द्वारा किया जाता है और यह सिंगरौली जिला पूर्व का आपका जिला है। दक्षिण पूर्व की अगर बात करते हैं तो दक्षिण पूर्व में क्या रहेगा आपका, अमरकंटक का पठार। और अमरकंटक का पठार ही आपका दक्षिण पूर्व सीमा का निर्धारण करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाले जो अभी हमने डिटेल पढ़ी, ये आपका क्या हो गया होगा, क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे और देखते हैं पीछे इतिहास में। 1 नवंबर 2000 ठीक है से पूर्व मध्य प्रदेश में कितने भौतिक प्रदेश थे, 9 भौतिक प्रदेश थे। 1 नवंबर सन 2000 की बात कर रहे हैं, इससे पहले की कि 1 नवंबर सन 2000 से पहले, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को तो मध्य प्रदेश का विभाजन होकर छत्तीसगढ़ का गठन कर दिया गया था। लेकिन 1 नवंबर 2000 ठीक है, 2000 मतलब सन 2000 से पूर्व मध्य प्रदेश में कितने भौगोलिक क्षेत्र दिखते थे, आपका भौतिक क्षेत्र आपके तो आपके 9 थे। वर्तमान में कितने हैं, 7 है। क्यों इसलिए होता है क्योंकि आपका जो 2 पठारी क्षेत्र, ये आपका भौतिक क्षेत्र वो किस में चले गए हैं, आपके छत्तीसगढ़ में। तो क्वेश्चन जैसा पूछे वैसे बताना है कि मध्य प्रदेश में 1 नवंबर सन 2000 के पूर्व कितने भौतिक प्रदेश थे, तो 9 भौतिक प्रदेश थे। 1 नवंबर सन 2000 से वर्तमान तक मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो 7 है। वो 7 हम देखेंगे, लेकिन ये देखते हैं पहले कि कौन से भौतिक प्रदेश आपने किसको दिए, छत्तीसगढ़ राज्य को दिए हैं। तो 1 नवंबर 2000 से पूर्व मध्य प्रदेश में 9 भौतिक प्रदेश थे। और 1 नवंबर 2000 से ठीक है, 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, छत्तीसगढ़ का गठन हो गया। तो 2 भौतिक प्रदेश किसमें चले गए, छत्तीसगढ़ में। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ में 2 भौतिक प्रदेश गए, जिसमें पहला नंबर का कौन सा है, महानदी बेसिन, और दूसरा कौन सा है, दंडकारण्य।
दंडकारण्य पूछता है पर दंडकारण्य क्षेत्र कहां पर पड़ता है, तो दंडकारण्य क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ का एक भौगोलिक क्षेत्र मिलेगा और उसके साथ में ही आपको महानदी बेसिन मिलेगा। और ये जो महानदी बेसिन है ना, इसके बारे में हमने अपोहा तंत्र के अंदर पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की जो वैनगंगा नदी वगैरह है, ये आपका जो क्षेत्र विशेष का निर्माण है, ठीक है, वैनगंगा नहीं आपकी और आसपास की जो नदियां थी वो क्या करती है, वो आपका, क्योंकि वैनगंगा तो आपकी उसमें मिल गई थी, किसमें मिल गई थी, वर्धा में जाके आपका प्राणहिता के नाम से, वो आपका गोदावरी अपोहा तंत्र का था। इसमें महानदी में एक नदी का नाम लिखवाया था मैंने, कमेंट जरूर करें कौन सी नदी का नाम बताया था जो महानदी बेसिन के अंतर्गत आती है। तो ये जो क्षेत्र पड़ते हैं महानदी बेसिन और दंडकारण्य क्षेत्र, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं आपके छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। अब मध्य प्रदेश पढ़ रहे हो तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 7 भौतिक प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कितने पठारी क्षेत्र है या भौतिक क्षेत्र है, देखो पठारी क्षेत्र पूछ लेगा या फिर पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश में भौतिक प्रदेश कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 7 भौतिक प्रदेश है या 7 पठारी क्षेत्र है, और 7 पठारी क्षेत्र के बारे में हम देखेंगे आगे, ये आने वाले हैं ना। संपूर्ण मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार में शामिल है, जो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग की सीमा का निर्धारण करती है। प्रायद्वीपीय पठार को मैं पहले ही बता चुका हूं कि वह क्षेत्र जो 3 ओर जल से घिरा हुआ हो और एक जो है आपका पहाड़ी क्षेत्र या फिर स्थल से घिरा हुआ है। ये उत्तर वाला जो क्षेत्र है आपका मुख्य रूप से हिमालय से घिरा हुआ है, और अगर भारत की बात करते हैं आप तो ये आपका पश्चिम में कौन सा, अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में क्या है, ये आपका हिंद महासागर है। तो मध्य प्रदेश में मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो मध्य प्रदेश जो है वो आपका किसके अंतर्गत आता है, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। तो मध्य प्रदेश किसका भाग है, तो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। और ये प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार ये यहां से यहां तक रहेगा जहां तक मध्य प्रदेश का विस्तार है, ठीक है। तो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी सीमा, ये दक्षिणी सीमा, ये पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा। अगर यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि बताइए कि मध्य प्रदेश दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत तो आता है, लेकिन दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का निर्धारण किस राज्य के द्वारा किया जाता है, या दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की सीमा का निर्धारण कौन सा राज्य करता है, तो वहां पे आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है आपका उत्तरी सीमा का क्या करता है, निर्धारण करता है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो मध्य में आता है तो उत्तरी सीमा का निर्धारण क्यों करता है। अरे भैया क्योंकि मध्य प्रदेश मध्य में आता है इसलिए नाम मध्य प्रदेश किया, लेकिन मध्य प्रदेश के उत्तर में हिमालयीन क्षेत्र लग जाता है और आपके उत्तर के मैदान लगता है, गंगा यमुना बेसिन क्षेत्र लग जाता है पूरा उधर, तो वो आपकी उत्तरी दिशा है। लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं, आप अभी प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार है, अभी आधा भारत आपने ऊपर छोड़ दिया उत्तर का, आप दक्षिण भारत पे आ गए, दक्षिण भारत को आपने प्रायद्वीपीय पठार बोला है। और ये प्रायद्वीपीय पठार है ना, इस प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग कौन है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो प्रायद्वीपीय पठार की वो उत्तरी सीमा का क्या करता है, निर्धारण करता है। यहां तक हुआ क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना को मुख्य रूप से कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आईएमपी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहां से हमने जो पढ़ा है इसके पहले वो ये पढ़ा है कि मध्य प्रदेश में जो पठार है वो कितने हैं, तो हम 7 पठार बता देते हैं कि 7 पठार, लेकिन वो 7 पठार भी क्या करते हैं, 3 अन्य भौतिक संरचनाओं के भाग है। कौन से भौतिक संरचनाओं के भाग है वो देखेंगे। तो पहले प्रश्न बनेगा मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचनाओं को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा को या प्राकृतिक संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कौन से 3 भागों में बांटा गया है, ए नंबर पे आपका मध्य उच्च प्रदेश आता है। पहला कौन सा है, मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा कौन सा है, सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश, और तीसरा कौन सा है, पूर्वी पठार। आ रहा समझ में, पहला कौन सा है, मध्य उच्च प्रदेश जो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा, दूसरा कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो दक्षिण वाले भाग के अंतर्गत आता है, और एक पूर्वी दिशा का क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएगा, पूर्वी पठारी श्रेणी के अंतर्गत आपका ये आएगा। तो वो हम देखेंगे कौन कौन से भाग इसके अंतर्गत आ रहे हैं। ये आ रहा समझ में, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश, ये हम मैप में समझाने वाला हूं कि किस प्रकार से मध्य उच्च प्रदेश बनेगा। दूसरा है तो सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत बनेगा, सतपुड़ा श्रेणी में ही क्या है आपका, सतपुड़ा का पठार आएगा। और पूर्वी सीमा की अगर बात करते हैं पूर्वी श्रेणी के अंदर, तो पूर्वी श्रेणी में क्या बनेगा आपका, बघेलखंड का पठार, ये हम देखेंगे। लेकिन अब पहले बात किसकी करते हैं, मध्य उच्च प्रदेश की। मध्य उच्च प्रदेश मध्य प्रदेश के 2/3 भाग पर है। 2/3 भाग मतलब समझ रहे हैं ना, आपका ज्यादा मात्रा में कौन सा पठार क्षेत्र मिलेगा आपको, वो क्षेत्र हम देखेंगे आगे की वो। लेकिन अभी प्राकृतिक सीमा का जो भौगोलिक निर्धारण कर रहे हैं आपका 3 मुख्य क्षेत्र, उन 3 मुख्य क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में मध्य प्रदेश की अगर सीमा बनाता है तो वो कौन बनाता है, वो मध्य उच्च प्रदेश बनाता है। तो मध्य उच्च प्रदेश की अगर बात करता हूं तो मध्य उच्च प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश के 3
ठीक है, मतलब आपके 2/3, मतलब आपका 2/3 भाग पर क्या है, विस्तृत है। अब ये जो मध्य उच्च प्रदेश के 2/3 भाग पर है ना, इसमें कितने पठार शामिल है, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि ठीक है आपने बना लिया आपके हिसाब से कि भौगोलिक सीमा को आपने 3 भागों में विभाजित कर दिया, मुख्य रूप से मध्य उच्च प्रदेश, उसके साथ में ही आपने उसको सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत और तीसरा पूर्वी श्रेणी के अंतर्गत। लेकिन अब ये बताइए कि मध्य उच्च प्रदेश जो 2/3 भाग पर विस्तृत है, उस 2/3 भाग को कितने भागों में बांटा गया है, मतलब उस मध्य उच्च प्रदेश में कितने पठार आते हैं। तो मध्य उच्च प्रदेश में पठार पूछ ले या भौतिक भाग पूछ ले, तो मध्य प्रदेश में भौतिक भाग या पठार की बात करते हैं तो मध्य उच्च प्रदेश में आएंगे कितने, 5। तो 5 जो पठारी क्षेत्र है वो आपके मध्य उच्च प्रदेश में शामिल है। पहले नंबर पे कौन सा है, मध्य भारत का पठार। दूसरे नंबर पे कौन है, मालवा का पठार। तीसरे नंबर पे कौन है, बुंदेलखंड का पठार। चौथे नंबर पे कौन है, रीवा पन्ना का पठार। और 5वें नंबर पे कौन सा है, नर्मदा सोन घाटी। कहा, यहां पर देखिए आप ये जो सीमा बनती है आपकी, स्क्रीनशॉट पहले आप ले लेना अपने हिसाब से, क्योंकि ये जो सीमा मैंने बताई है ये आपकी उस जो सीमा डिटेल लिखवाई ना उसके अनुरूप बनाई है। अब मैं जो यहाँ पर सीमा का निर्धारण कर रहा हूं या आपको बता रहा हूं वो किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ये मैं यहाँ पर मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत बना रहा हूं। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, वो हमने जो सीमा यहाँ पर बना के रखी है वो किसके अंतर्गत है, ये मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक सीमा है अन्य राज्य से संबंधित या फिर पूर्वी पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला। लेकिन अब मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 क्षेत्र हम देखना है। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है ना आपका, ये इस क्षेत्र के अंदर ये राजस्थान वाला भाग भी आ जाता है। मध्य प्रदेश का जो नीमच वाला जो क्षेत्र है वो है, तो इसमें मुख्य रूप से ये जो क्षेत्र आपका चल रहा है शिवपुरी वाला जो क्षेत्र है आपका, थोड़ा ये मालवा में भी आएगा और ये इसमें भी आएगा। तो पहले भाग की अगर मैं बात करता हूं तो वो कौन सा है, मध्य भारत पठार। तो ये आपका कौन सा हो गया, मध्य भारत पठार हो गया। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य भारत का पठार किस उच्चावच क्षेत्र का हिस्सा है, तो मध्य उच्च प्रदेश का हिस्सा है। दूसरे नंबर पे कौन है, मालवा का पठार। तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, ये माना जाता है। तो ये दूसरे नंबर पे कौन सा है, ये आपका मालवा का पठार बनेगा। अब मालवा का पठार के बाद दूसरे के बाद कौन सा नंबर आता है, तीसरे का बताओ भैया, बुंदेलखंड का पठार कहाँ पर है। तो ये जो बुंदेलखंड की जो सीमा, ये कुछ में भिंड का कुछ हिस्सा है, ग्वालियर का हिस्सा है, दतिया का हिस्सा, शिवपुरी का थोड़ा भाग शामिल है, और ये आपका निवाड़ी, टिकमगढ़ और ये आपका ओरछा वाला जो क्षेत्र है ये किस में आता है, तो ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। तो तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र या बुंदेलखंड का पठार यहाँ पर शामिल हो जाएगा। चौथे नंबर की बात करता हूं तो रीवा पन्ना का पठार, ये बुंदेलखंड से लगा हुआ पठार कौन सा है, यही आपका रीवा पन्ना पठार है। तो ये चौथे नंबर पे कौन सा हुआ भैया, रीवा पन्ना पठार। तो ये रीवा पन्ना पठार हो गया है। अब 5वें नंबर पे कौन आता है, नर्मदा सोन। तो मालवा पठार के नीचे से बहती हुई नदी कौन सी जाती है आपकी, ये, तो ये यहाँ से निकल के जाती है आपका। तो ये आपका दूसरा सबसे बड़ा पठार है मध्य प्रदेश का। ये इसके बारे में अलग अलग डिटेल में बताऊंगा, आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो आप लोग। मैप भी मैं अलग बनाऊंगा जब भी आपका अलग अलग पठार हम पढ़ेंगे, तो ये इसमें कंफ्यूज ना हो। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, किससे हिसाब से, मध्य उच्च प्रदेश के अकॉर्डिंग समझाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क कर दिया है। तो रफ वर्क से मतलब नहीं, हमें मेनली समझ में आना चाहिए कि कहाँ से प्रश्न पूछेगा और किस तरह से हमें सीमा का निर्धारण करना है। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के अंतर्गत हमने देखा 3 प्रदेश है आपका, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और आपका पूर्वी पठार क्षेत्र या पूर्वी श्रेणी के अंतर्गत। मध्य उच्च श्रेणी 2/3 भाग पर मौजूद है, जिसे 5 पठारी भाग में हमने डिवाइड करके रखा है। 5 पठारी भाग में पहला कौन सा है, मध्य भारत का पठार। तो ये वाला जो है ये बिल्कुल मध्य भारत का पठार आपका कहलाएगा। यहाँ पर मध्य भारत को स्पेशल अलग से पढ़ेंगे, सबके अलग अलग वीडियो आएंगे आपके पास में। मालवा का पठार, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, बघेलखंड, बुंदेलखंड, सब पठार के अलग अलग वीडियो आएंगे आपके पास। तो ये आपका कौन सा है, तो ये मध्य भारत का पठार है। दूसरे नंबर पे कौन से है, मालवा, तो ये मालवा का पठार है। तीसरे नंबर पे कौन सा, बुंदेलखंड का पठार है। चौथे नंबर पे रीवा पन्ना पठार है। 5वें नंबर पे कौन सा है, नर्मदा सोन। तो कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश की एक प्रकार से ये जो सीमा संपूर्ण रूप से बदल रही है ना आपका, यहाँ से यहाँ तक की ये जो सीमा रीवा पन्ना पठार से लेके ये यहाँ तक का नर्मदा सोन का, ये सब के सब किस में आएंगे, तो ये सब के सब आएंगे मध्य उच्च प्रदेश में। मध्य उच्च प्रदेश को ए नाम दिया था, तो ये हो गया आपका मध्य उच्च प्रदेश, जिसमें मालवा, मध्य भारत, बुंदेलखंड, उसके साथ में ही आपका नर्मदा और नर्मदा के साथ में आपका रीवा पन्ना पठारी क्षेत्र आ गया है। यहाँ तक हुआ क्लियर? नहीं हुआ तो एक बार मैं मैप अलग से बना के आपको और विस्तृत रूप से बता दूंगा।
अब सतपुड़ा श्रेणी की बात करते हैं तो सतपुड़ा का पठार शामिल है। अब ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ी थी, वो सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत ही क्या है आपका, ये सतपुड़ा का पठार है। तो ये नर्मदा नदी ऊपर की ओर बह रही है आपकी, ये 5वें नंबर का पठार था, और ये जो आपका नीचे की ओर जा रहा है ये 6ठे नंबर का पठार है। 6ठे नंबर का पठार कौन सा है, सतपुड़ा श्रेणी का। तो ये बता देना यहाँ पर कि सतपुड़ा श्रेणी का है भाग कौन, सतपुड़ा का पठार, और सतपुड़ा पठार शामिल है आपका सतपुड़ा श्रेणी में। और सतपुड़ा पठार श्रेणी को भी कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में, 3 भागों में बांटा था हमने। कौन कौन सा, राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी और मेकाल श्रेणी। मैं पहले ही बता रहा हूं कि जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कन्फ्यूजन थोड़ा सा पैदा होगा, लेकिन कन्फ्यूजन को समाप्त करने के पहले आप मेरे पर्वत वाले वीडियो जरूर देख लें। वहां पर मैंने विस्तृत रूप से वर्णन किया था किसके बारे में, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किन राज्यों में फैली हुई है, मध्य प्रदेश में इसका विस्तार कहां से है, तो मैंने उसका विस्तार बताया था। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूर्व में अमरकंटक से लेकर पश्चिम में अलीराजपुर तक, और वहीं अलीराजपुर का जो क्षेत्र है वो गुजराती वाले भाग है, उसके अंतर्गत ही राजपीपला की पहाड़ी देखा था। सतपुड़ा श्रेणी को 3 भागों में बांटा था हमने। कौन कौन सी श्रेणी में, एक हमने पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, एक आपने पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, जिस पूर्व आपका पर्वत श्रेणी को अंतर्गत हमने देखा था वो कौन सा देखा था, वो महादेव पर्वत श्रेणी पड़ा था। और एक तीसरा भाग हमने देखा था वो मेकाल पर्वत श्रेणी के अंदर, जहां से क्या करती है ये नर्मदा सोन और जोहिला का क्या होता है, उद्गम होता है। तो बस सिंपल सा यहाँ पर इस प्रकार बनेगा, ये राजपीपला जो श्रेणी है ना ये किसके अंतर्गत आएगी, ये पश्चिम सतपुड़ा के अंतर्गत आ जाएगी। महादेव पर्वत श्रेणी की बात करता हूं तो ये पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगी। और मेकाल श्रेणी की अगर बात करता हूं तो मेकाल श्रेणी तो बिल्कुल यहाँ से लगी हुई है आपका, जो अमरकंटक के पठार से लगी हुई है, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से जिन लोगों ने पिछले वीडियो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से देखा उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हुआ यहाँ तक। तीसरा वाला भाग आता है आपका, वो तीसरा वाला भाग कौन सा है आपका, ये पूर्वी पठार। तो मध्य प्रदेश की पूर्व की दिशा बनाई थी हमने, तो ये वाला जो क्षेत्र बनता है आपका ये कौन सा है, ये पूर्वी पठार का क्षेत्र है। इसमें हमने तीसरा भाग जो नाम दिया है वो कौन सा है, पूर्वी पठार। ये दूसरे नंबर पर सतपुड़ा श्रेणी चल रही थी आपकी, इसके अंतर्गत हमने 3 भाग शामिल कर लिए हैं। यहाँ पे ये आपका राजपीपला, ये आपका कौन सा, ये महादेव, और ये आपका कौन सा मेकाल, जिसके अंतर्गत अमरकंटक पठार आ गया है। सतपुड़ा श्रेणी की अगर मैं बात करता हूँ तो वो यहीं पे आपकी चलती जाएगी, लेकिन उसके बाद ही उसके ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो आपको पूर्वी पठार मिलेगा। और इस पूर्वी पठार का ही भाग कौन सी श्रेणी रहेगी, तो वो रहेगी आपका बघेलखंड का पठार। मतलब पूर्वी पठार श्रेणी है वही आपका बघेलखंड के अंतर्गत आएगा, बघेलखंड पठार इसके अंतर्गत बनेगा। यहां तक हुआ क्लियर, कहां तक हुआ, यहां मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश 2 तिहाई भाग पर फैला हुआ है, मध्य भारत पठार, मालवा पठार, सतपुड़ा मालवा मध्य भारत पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना पठार और आपका नर्मदा सोन घाटी। दूसरे नंबर पे आता है वो सतपुड़ा श्रेणी आता है। तो सतपुड़ा श्रेणी के अंदर सतपुड़ा का पठार आएगा। सतपुड़ा श्रेणी को पठार को 3 भागों में बांटा है। पहला कौन सा, राजपीपला, दूसरे नंबर पे कौन सा, महादेव, और तीसरे नंबर पे मेकाल। और इसका डिवाइडेशन मैंने वहां पर किया था पिछले वीडियो, वो देख लेना जरूर। तीसरे नंबर पे आता है पूर्वी पठार। पूर्वी पठार के अंतर्गत कौन शामिल है, तो उसके अंतर्गत शामिल होगा आपका कौन सा, बघेलखंड का पठार। यहाँ तक क्लियर है। अब हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, अब हम एक एक करके सबके बारे में चर्चा करेंगे, ताकि इससे क्या होगा, जितने भी डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे आपके कि भैया ये मध्य उच्च प्रदेश यहाँ पर 2 तिहाई भाग पर सबसे ज्यादा कौन सा है। तो ये पहला कौन सा आता है आपका, मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश के बारे में अगर मैं संरचनाओं की अगर बात करता हूँ या विस्तृत रूप से उसको समझाता हूँ तो किस प्रकार से होगा ये देख लीजिए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है जो 2 तिहाई भाग पर मौजूद है। अब ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है तो मध्य उच्च प्रदेश है, लेकिन क्यों इसलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत कितने पठार शामिल है, इसके अंतर्गत 5 पठार शामिल है। और 5 पठार शामिल होने के कारण ही ये मध्य प्रदेश के 2 तिहाई भाग पर है। तो 2 तिहाई भाग पर मौजूद है तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार बनना ही है। तो ये आपका सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र बन गया। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र 2 तिहाई भाग पर है। आकार की अगर बात करते हैं तो कैसा है, त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार कैसे, क्योंकि ये दक्षिण की सीमा तो नर्मदा सोन घाटी का इसका बना दिया है और एक संरचना आपकी किधर जाएगी, इधर से, और यहाँ से घूमती हुई आपका इस प्रकार बनेगा। क्योंकि पूर्व में कौन सा पठार आ गया है आपका, क्या है, बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार। तो बस यहाँ तक समझ लेना आप लोग कि त्रिभुजीय आकृति किसके अकॉर्डिंग आपका ज्यामितीय दृष्टि से इसको देखा जाए तो त्रिभुजाकार आपकी आकृति है। अगर आप बात करते हैं मध्य उच्च प्रदेश की, तो मध्य उच्च प्रदेश में अगर मैं आता हूं तो पहले किसकी बात कर रहे हैं, उत्तर में। तो उत्तर में कौन है, उत्तर में आपको मिलेगा यमुना मैदान। उत्तर में कौन सा मैदान है, यमुना मैदान है। और यमुना मैदान की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, ये किसके उत्तर में है, तो ये उत्तर में मिलेगा आपका किसके, ये इसके, किसका भैया, ये आपका मध्य उच्च प्रदेश के अंदर।
मध्य उच्च प्रदेश के उत्तर में कौन सा है? यमुना का मैदान। यमुना का मैदान क्यों है? क्योंकि ये आपने भले मध्य भारत बोला, लेकिन ये किसका भाग है? मध्य उच्च प्रदेश का। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी। और चंबल नदी आपका मुरादगंज को काटते हुए क्या पर इधर से आती हुई यमुना नदी में क्या करती है? मिल जाती है। और यहीं पर क्या एक लश्कर का मैदान बताया था मैंने आपको कि लश्कर का मैदान कहाँ पर है? तो लश्कर का मैदान आपका बनेगा यहीं पर, ठीक है। उसका नाम क्या है? ये यमुना मैदान। तो ये यमुना का मैदान है वो आपका यहीं पे बन जाएगा। तो इसका विस्तार उत्तर में यमुना नदी में है। दक्षिण की अगर बात करते हैं तो दक्षिण में कहाँ पर है? तो दक्षिण में इसका नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र है। ये नर्मदा सोन घाटी मध्य उच्च प्रदेश का जो दूसरा भाग देखते हैं आपका दक्षिण वाला। उत्तर में आपका ये आपका यमुना का मैदान हो गया। मध्य उच्च प्रदेश में अगर बात करते हैं तो दक्षिण में कौन सा? नर्मदा सोन। अब आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? मध्य उच्च प्रदेश की सीमा की बात कर रहे हैं, ना कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा की अगर बात करेंगे तो दक्षिण का भाग कौन सा है? सतपुड़ा पठार है, तो वो मध्य प्रदेश में आएगा। लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं? आप यहाँ पे बात कर रहे हैं मध्य उच्च प्रदेश की। और मध्य उच्च प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो श्रेणी है ये किसके अंतर्गत? उत्तर में अपनी सीमा का निर्धारण यमुना नदी के मैदान के रूप में करती हैं। और यही मध्य उच्च प्रदेश में जो दक्षिण सीमा का जो निर्धारण है वो कौन करता है? नर्मदा सोन। तो ये नर्मदा सोन लिखा है आपका। पूर्व में कौन है? छोटा नागपुर का पठार। पूर्व में कौन है? छोटा नागपुर के पठार। क्यों भैया पूर्व में क्यों है? क्योंकि ये रीवा पन्ना पठार से लगा हुआ क्षेत्र आपका। थोड़ा सा इधर जाएंगे आप, थोड़ा सा यूपी तो ऊपर है आपका, लेकिन यहीं से आपका कौन सा थोड़ा सा नीचे जाने पर आपका छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ राज्य कौन सा है? झारखंड। और झारखंड के आसपास ही कौन सा क्षेत्र मिलेगा आपको? छोटा नागपुर का पठार। ये यहाँ से क्वेश्चन इसलिए बनाया गया है ताकि आपको मालूम पड़े। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा आपके कि मध्य उच्च प्रदेश की पूर्व सीमा का निर्धारण कौन सा पठार करता है, ठीक है। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी सीमा का भाग है और पूर्व का वाला भाग है, और वो कौन बनाता है? छोटा नागपुर का पठार। तो ये छोटा नागपुर का पठार पूर्व दिशा में मौजूद रहेगा। पश्चिम में क्या है? तो पश्चिम में हमने अभी पढ़ा था कि पश्चिम में आपका कौन सा? अरावली श्रेणी। तो ये अरावली श्रेणी यहाँ पर मौजूद है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? सर्वाधिक जलप्रपात, नदी घाटी और मैदानों वाला भाग है। एक बार और दिशा देख लेते हैं। मध्य उच्च प्रदेश 2/3 भाग पर मौजूद है। क्यों? क्योंकि 5 पठारी क्षेत्र आ रहे हैं। 5 पठारी क्षेत्र शामिल होने के कारण इसकी सीमा इस प्रकार से बनती है। उत्तर में यमुना, दक्षिण में आपका नर्मदा सोन, पूर्व में अगर आता है तो आप कुछ बता देना, छोटा नागपुर के पठार पूर्वी सीमा बनाता है, पश्चिम में आपका अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। और इस पठार के अगर क्षेत्र की बात करते हैं, भौगोलिक क्षेत्र आपका कौन सा? मध्य उच्च प्रदेश। तो मध्य उच्च प्रदेश में क्या है आपका? सबसे अधिक मात्रा में क्या है? जलप्रपात, नदी घाटी और रीवा मैदान वाला भाग है। देखो जलप्रपात इसलिए क्योंकि आपने नाम सुना है रीवा का नाम सुना है, स्पेशली मैंने अलग से वीडियो बनाया। नदियों के प्रवाह तंत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जो झरनों या जलप्रपातों का जो जिला है वो कौन है आपका? वो आपका यही है, रीवा में। तो उस रीवा के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो ये रीवा पन्ना का पठार किस में शामिल है? तो रीवा पन्ना का जो पठार है ना, ये आपका मध्य उच्च प्रदेश में शामिल है। और मध्य उच्च प्रदेश में शामिल होने के कारण ही क्या किया गया है? इस मध्य उच्च प्रदेश को ही सबसे अधिक मैदानी वाला भाग, सर्वाधिक नदियों वाला भाग और सर्वाधिक जलप्रपातों वाला क्षेत्र माना गया। यहाँ तक हुआ। तो सर्वाधिक जलप्रपात, नदी घाटी, नदियां भी बहेंगी। क्यों बहेंगी नदियां? मालवा का पठार क्षेत्र है आपका, यहीं विंध्याचल श्रेणी पर्वत श्रेणी निकलती, यहीं से क्या होगा? यहीं से उद्गम होगा किसका? चंबल, सिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, ये नदियां क्या करेगी? उद्गमित होंगी। और उसके साथ में ही अगर नर्मदा सोन की बात करता हूं तो वो भले अमरकंटक अनूपपुर से निकल रही, वो हमें बेसिक इंट्रोडक्शन पता है, लेकिन वो किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत बहेगी? तो वो नर्मदा सोन घाटी में बहेगी। और नर्मदा सोन घाटी किसके अंतर्गत आता है? मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये जो मध्य उच्च प्रदेश है ना, यही तो आपका सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको बताएगा कि मध्य उच्च प्रदेश सर्वाधिक जलप्रपात, नदी घाटी और उसके साथ में मैदानी वाला क्षेत्र। मैदानी वाला क्षेत्र क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना आपका मालवा का पठार, ये आपका किसके अंतर्गत? और ये आपका मालवा पठार के अंतर्गत भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, उसके साथ में आपका देवास जिला, उसके साथ में आपका उज्जैन संभाग, उसके साथ में ये अगर देखा जाए तो इंदौर संभाग पूर्ण आपका निमाड़ क्षेत्र को छोड़कर पूरा इंदौर संभाग किसका भाग है? मालवा पठार का। उसके बारे में डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब ये जो मध्य उच्च प्रदेश है, इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम गंगा नदी बेसिन है। क्या नाम है? गंगा नदी बेसिन है। गंगा नदी बेसिन क्यों नाम रखा है मध्य उच्च प्रदेश का? मध्य उच्च प्रदेश का हमने इसलिए नाम रखा है गंगा बेसिन नदी, क्योंकि मध्य प्रदेश की एक नदी है जिसका नाम है चंबल। चंबल के अंतर्गत ही मिलती है सिप्रा, चंबल में ही मिलती है काली सिंध, और चंबल के पार्वती ही किसमें मिलती है आपकी? यही आपकी चंबल में।
तो ये चंबल नदी बाद में किस में जाकर के मिलती है? ये मिलती है यमुना नदी में, और यमुना नदी जाके मिल जाती है किस में? गंगा नदी में। अपवाह तंत्र में पूरी डिटेल में बता चुका हूं आप लोगों को। तो उस अपवाह तंत्र के अनुरूप अगर देखा जाए तो ये मध्य उच्च प्रदेश है ना, इस मध्य उच्च प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो जो पूरा जल है आपका मध्य उच्च प्रदेश का, वो आपका मुख्य रूप से किस में जाता है? यहाँ का जो जल है वो आपका चंबल किससे होता हुआ आपकी यमुना में, और यमुना से किस पर चला जाता है? गंगा में। इसलिए आपने मध्य उच्च प्रदेश को क्या बोला है? इसे आपने दिया है गंगा बेसिन नाम। और इसी मध्य उच्च प्रदेश में, यही पढ़ रहे हैं ना आप लोग, तो इस मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत ही क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। किसका विस्तार है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार किसमें है? तो बता देना है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार मुख्य रूप से मध्य उच्च प्रदेश में। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। ये भैया एमपीपीएससी की क्लास है, इसलिए थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से तो आपके प्रश्न बनेंगे। और एमपीपीएससी से भी मतलब नहीं है, एक बेसिक नॉलेज और एक जियोग्राफिकल नॉलेज जो आप लेना चाहते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग आएगा कि जो फैक्ट है ना आपके दिए हुए बोर्ड के ऊपर, इसको अच्छे से समझे, तभी आपको क्या आएगा कि किस प्रकार से किस सीमा का निर्धारण यहाँ पर हो रहा है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी पूछेगा, हाँ भैया मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ से प्रश्न ये पूछ लेगा कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो किस प्राकृतिक या भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आता है? बताइए, सतपुड़ा पठार के अंतर्गत, पूर्वी पठार के अंतर्गत, या फिर बताइए मध्य उच्च प्रदेश में। तो वहां पे आंसर क्या बनेगा? वहां पे बनेगा आंसर आपका मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश क्यों? क्योंकि यही तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से आपकी सारी नदियां यहाँ से, ये क्षेत्र पड़ गया आपका ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला चल रही है यहाँ से यहाँ तक कि ये वाला जो क्षेत्र है। अब आगे बात करते हैं। तो इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आपका मध्य उच्च प्रदेश में आती है, ये किसका भाग है? तो ये भांडेर की पहाड़ी का भाग है। मतलब भांडेर पहाड़ी किसका भाग है? विंध्याचल पर्वत का। और ये भांडेर पहाड़ी कहाँ पर है? ये आपका संग्रामपुर में मुख्य स्थल है। और कहाँ पे आता है? ये दमोह जिले के अंतर्गत आता है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत चल रही थी, ये किसका भाग है? ये भाग रहेगा आपका मध्य उच्च प्रदेश का भाग रहेगी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आपको कौन सी पहाड़ी पड़ेगी? भांडेर की पहाड़ी। और भांडेर की पहाड़ी है वो किसका, वो कहाँ पर है? वो संग्रामपुर में। और ये आपका स्थल भी पुरातात्विक स्थल पढ़ाया था आपने, कहाँ पर? ये पढ़ा था हमने यहाँ पर, जब इतिहास संबंधित हमने वीडियो बनाए हैं हमारे, उसके अंतर्गत। जो लोग पहली बार जुड़े वो जरूर देखें। संग्रामपुर दमोह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना। किसकी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना, जिसे गुडविल के नाम से भी जाना जाता है। 752 मीटर की इसकी ऊंचाई है। इसके बारे में मैं पहले क्या कर चुका हूं, जब पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ी थी उसके अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूं। तो ये हमने किसके बारे में देखा? ये हमने देखा सामान्य जानकारी। किसके बारे में? मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा या भौतिक सीमा के बारे में। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। अभी तो ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके का आपका बोलते हैं ना उसको, एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, ये सामान्य जानकारी थी। अब हम इसके बारे में एक एक करके क्या करेंगे, सबके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो अब देख लेते हैं कहाँ से शुरुआत की थी हम लोगों ने, यहाँ से की थी। मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध राज्य जिसे लैंडलॉक्ड के नाम से भी जाना जाता है। लैंडलॉक्ड इसलिए बोला है क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा किसी भी समुद्र से स्पर्श नहीं होती है, किसी विदेशी राज्य से स्पर्श नहीं होती। विदेशी राज्य मतलब किसी देश से सीमा नहीं बनाती है। पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश में बताइए कि सीमा अगर समुद्र तट से अगर मापी जाए तो कितने किलोमीटर की दूरी पर है? तो मध्य प्रदेश की सीमा से 200 किलोमीटर की दूरी पर ही क्या मिलेगा? अरब सागर या खंबात की खाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप बात करते हैं किसकी, मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश के उत्तर में क्या है? तो मध्य प्रदेश के उत्तर में चंबल के बीहड़ है जो मुरैना जिले के पास में सीमा बनाते हैं। दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में आपका सतपुड़ा श्रेणी है, और सतपुड़ा श्रेणी के साथ में ताप्ती नदी है जो बुरहानपुर जिले के आसपास से बहती है। तो बुरहानपुर दक्षिण वाला जिला बन जाएगा। बताइए फिर पूर्व में क्या है? पूर्व में सो नदी है जो क्या करती है? आपका सिंगरौली जिले क्षेत्र से बहती हुई सिंगरौली जिले में अपनी सीमा का निर्धारण करती है। और उसके बाद पूछता है पश्चिम में क्या? तो पश्चिम में आंशिक रूप से क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी है, और अरावली पर्वत श्रेणी आपका अलीराजपुर है। तो पूछता है पश्चिम वाला जिला कौन सा है? तो अलीराजपुर है। वो जिला भी पूछ ले तो बता देना है, और आपकी सीमा भौगोलिक रूप से पूछ ले तो भी बता देना। मैंने दोनों चीजें आपको बता दी यहाँ पर। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, यहाँ पर, यहाँ तक हुआ। 1 नवंबर 2000 से पहले की स्थिति देखते हैं। तो 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश में जो भौगोलिक क्षेत्र थे वो 9 थे, और भौगोलिक क्षेत्र जो 9 थे उसमें से आपके क्या थे? 2 क्षेत्र आपने 1 नवंबर सन 2000 को जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो किसको दे दिए? आपने दे दिए छत्तीसगढ़ को। उसमें आपका कौन सा क्षेत्र? महानदी बेसिन और दंडकराई क्षेत्र। महानदी बेसिन और दंडकराई क्षेत्र किसको दिया गया? वो आपने दिया है आपके छत्तीसगढ़ को। जबकि मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो 1 नवंबर 2000 से लेकर अभी वर्तमान तक मध्य प्रदेश में कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश में 7 भौगोलिक क्षेत्र है। वो 7 भौगोलिक क्षेत्र है वो हमने अभी यहाँ पर देखे मध्य उच्च प्रदेश में। इसके आगे बारे में और देखेंगे हम लोग, लेकिन और जानकारी यहाँ पर देखते हैं। ये मध्य प्रदेश की भौतिक क्षेत्र हो गया।
संपूर्ण मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो पूरा मध्य प्रदेश किसके अंतर्गत आता है? प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। और प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी सीमा का निर्धारण करता है? तो उत्तर सीमा का निर्धारण करता है। ये अभी मैंने बताया था, ये आपका हिमालय से है, आपका उत्तर वाला स्थल वाला भाग, फिर और जल से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश पूर्ण रूप से प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत का पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये किस सीमा का निर्धारण करता है? तो उत्तरी सीमा का निर्धारण, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और पश्चिम, तो उत्तर सीमा का निर्धारण करता है। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है? तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सी सीमा में बांटा भैया बताइए? तो एक आपने नाम दिया है, कौन सा? मध्य उच्च प्रदेश है। मध्य उच्च प्रदेश के साथ में ही आपका जो दूसरा वाला भाग है वो कौन सा है? वो आपको मिलेगा, उसका नाम है यही सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और तीसरा वाला जो भाग है वो पूर्वी पठार है। अब मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत पहला नंबर हमने दिया है, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग है जो 2/3 भाग पर मौजूद है। और इसके अंतर्गत 5 पठारी क्षेत्र हमने शामिल किए हैं। एक मध्य भारत का पठार, उसके नीचे मालवा का पठार, उसके नीचे इस नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, उसके ऊपर की ओर जाएंगे तो मतलब मध्य भारत के पास में बुंदेलखंड का पठार, उसके लगा हुआ कौन सा? रीवा पन्ना का पठार। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करता हूं तो इसमें सतपुड़ा का पठार शामिल है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ही इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आती है। इसके अंतर्गत 3 भाग है, जिसमें राजपीपला की पहाड़ी है, और राजपीपला पहाड़ी के साथ में कौन सा? महादेव पर्वत श्रेणी और आपका मैकाल श्रेणी, ये आता है। पूर्वी पठार की अगर बात करता हूं तो बघेलखंड का पठार इसमें मुख्य रूप से शामिल है, ये हमने देखा। अब मैं बात करता हूं मध्य भारत पठार की। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। और ये मध्य प्रदेश के कितने? 2/3 भाग पर मौजूद है। क्यों 2/3 भाग पर मौजूद है? क्योंकि जो 5 भाग हमने बांटे हैं ना, ये 5 भाग किस में आते हैं? ये मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? आकार की। तो आकार कितना है आपका? आकार इसका 2/3 भाग के अंतर्गत ज्यामितीय आकृति के अनुरूप त्रिभुजाकार है, 3 भुजा आकार बना हुआ है। अब मध्य उच्च प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि मध्य उच्च प्रदेश की सीमा किस प्रकार से बनेगी। यहाँ पे जो मैंने बात की थी ना, ये सीमा, ये मैंने स्पेशली मध्य प्रदेश के बारे में सीमा की बात की थी, पूरे मध्य प्रदेश की। लेकिन मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही क्या है? ये मध्य उच्च प्रदेश, जिसके 5 पठारी क्षेत्र शामिल है, इसकी सीमा बताओ। तो यहाँ से भी अगर सीमा पूछता तो बता देना कि मध्य प्रदेश के जो उत्तर सीमा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? यमुना के मैदान, क्योंकि ऊपर आपने चंबल के बीहड़ है, चंबल की बीहड़ किस में जाके, चंबल नदी किस में मिल गई थी? यमुना। तो यमुना नदी आपका क्या मध्य भारत की उत्तर सीमा का निर्धारण करेगी। तो उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में कौन सा है? नर्मदा सोन। मध्य प्रदेश का पूछता है तो भौगोलिक दक्षिण सीमा सतपुड़ा बता दे, लेकिन अगर मध्य उच्च प्रदेश का पूछता है तो ये नर्मदा सोन दक्षिण वाला भाग बता देना। अगर पूछता है पूर्व में कौन सा है, तो पूर्व में अभी हमने देखा था कौन सा है? ये बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के पूर्व में। लेकिन इस मध्य उच्च प्रदेश के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्य उच्च प्रदेश के पूर्व में कौन सा है, तो वो आपको बताना है यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार। पश्चिम में अगर पूछता है तो अरावली पर्वत श्रृंखला, ये पड़ी है अलीराजपुर वाला, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब अगर बात करते हैं आप किसकी? मध्य उच्च प्रदेश का एक अन्य नाम बताओ तो गंगा नदी बेसिन के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां चंबल में, चंबल से जाके यमुना में, और यमुना खुद के आगे किस में जाके मिल जाती? गंगा नदी में। और मध्य प्रदेश के गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो वो गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत सबसे बड़ा अपवाह तंत्र हमने पढ़ा था। मध्य उच्च प्रदेश में क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, जिसके अंतर्गत भांडेर पर्वत श्रेणी आती है। जो भांडेर श्रेणी आती है वो कहाँ पर है? वो संग्रामपुर दमोह में। और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सद्भावना है या गुडविल है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर है। तो ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो हम किसके साथ में, ये हम देखेंगे यहाँ पर किसके बारे में? मध्य भारत के पठार में। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ।